हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में चैप्टर 9 मानव शरीर और स्वास्थ्य। तो जो हमसे पहली बार जुड़े हैं तो उन्हें बता दें कि हम 8 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं सुपर टेट में साइंस में। तो जिस किसी को वो वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर विजिट कर लें, आपको सारे वीडियो वहाँ पर क्रम से मिल जाएंगे। और ये केवल सुपर टेट के लिए भी नहीं है, जितने भी कंपटीशन है जिसमें साइंस आती है उन सभी के लिए ये उपयोगी है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 9 मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। तो इसमें जो आता है वो आता है जनित रोग, यानी जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। क्या एक आ जाएगा कि बताइए, जैसे आ गया कि बताओ इसमें एक विषाणु जनित रोग बताइए, तो 3 तो दे देगा इसमें, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया। एक दे देगा रेबीज, तो आपको ध्यान होगा रेबीज, तो आप रेबीज पर टिक लगा सकते हैं। या जो दे देगा बताइए इनमें जो 4 ऑप्शन है इसमें जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो दे देगा रेबीज, हर्पीस, हेपेटाइटिस और क्षय रोग। तो यदि आपको मालूम होगा कि जीवाणु जनित रोग क्षय रोग है तभी आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह आपको याद करने हैं उसकी हम ट्रिक बताएंगे आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीवाणु जनित रोग। आपको डिटेल हम बाद में बताएंगे, पहले इसको ऊपर इसके बीमारी और प्रभावित अंग के बारे में बताएंगे, इसका डिटेल हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसमें पहला है जीवाणु जनित रोग और इसमें बीमारी और प्रभावित अंग। जैसे पहला हैजा। हैजा एक बीमारी है जीवाणु जनित, और इससे कौन सा प्रभावित अंग प्रभावित होता है? हैजे से प्रभावित होता है हमारी आंत। क्या होती है? आंत। दूसरा है हमारा बीमारी टाइफाइड। टाइफाइड से हमारा कौन सा प्रभावित होता है? टाइफाइड से प्रभावित होता है आंत। यानी दोनों आंत के मैंने इकट्ठे साथ साथ लिख दिए हैं, यानी हैजा और टाइफाइड इन दोनों से हमारे प्रभावित अंग कौन सा है? आंत है। यानी हैजा और टाइफाइड इन दोनों बीमारियों में हमारी आंत प्रभावित होती है। तीसरा है आपकी निमोनिया। कहते हैं निमोनिया हो गया। निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है और निमोनिया से प्रभावित अंग है फेफड़ा। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला है आपका क्षय रोग। क्षय रोग में भी प्रभावित होता है आपका फेफड़ा। और अगला है प्लेग। प्लेग में प्रभावित होता है आपका फेफड़ा। यानी तीनों फेफड़े के जो है अंग है प्रभावित, उसकी बीमारी में लिख दी है। यानी निमोनिया, क्षय रोग और प्लेग, इन तीनों से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला है आपका काली खांसी। काली खांसी बहुत तेज खांसी होती है ये, और काली खांसी से प्रभावित होता है श्वसन तंत्र। सीधी बात है कि खांसी का संबंध कैसे होता है? गले से। कहते हैं गले से खांसी आ रही है, तो गला क्या है? पूरा श्वसन तंत्र है आपका, है ये फेफड़ा, ये श्वास नली, ये पूरा मिलकर बनता है, श्वसन तंत्र बनाती है। तो काली खांसी से प्रभावित होता है आपका श्वसन तंत्र। अगला है डिप्थीरिया। कौन सा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग होता है श्वास नली। अगला पॉइंट है आपका टिटनेस। टिटनेस तो आपने सुना होगा, कहते हैं जैसे कुछ लोहे की चीज लगी जाए, जंग वाली चीज लगी जाए, तो कह देंगे अभी आपको इसमें इंजेक्शन लगाओ बनाम टिटनेस हो जाएगी। है तो टिटनेस से क्या प्रभावित होता है? टिटनेस से प्रभावित होता है तंत्र का तंत्र। अगला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग से क्या प्रभावित होता है? कुष्ठ रोग से प्रभावित होता है त्वचा और तंत्रिकाएं। कुष्ठ रोग कौन सा होता है? कहते हैं जैसे कभी हाथ उंगली किसी गल जाती है, उंगली नहीं होती हाथ में रहती है, नाक पूरी गल जाती है, तो वो होता है हमारा कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग में प्राप्त होते हैं हमारे अंग, एक त्वचा और तंत्रिकाएं। और लास्ट है इसमें सिफिलिस। सिफिलिस में जो आपका जनन तंत्र है वो अंग प्रभावित होता है। तो जीवाणु जनित रोग मैंने लगातार इसमें लिख दिया है कि हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड से प्राप्त होती हैं हमारी आंतें। कौन से? एक हैजा और एक टाइफाइड। तो हैजा और टाइफाइड से प्राप्त होती हैं हमारी आंतें। निमोनिया और क्षय रोग। निमोनिया और क्षय रोग से प्राप्त होते हैं, और एक प्लेग। 3 है, एक निमोनिया, एक क्षय रोग और तीसरा प्लेग। इन तीनों का प्रभावित अंग से फेफड़े। ठीक है ना? यानी निमोनिया से फेफड़े, क्षय रोग से ही फेफड़े और प्लेग से भी फेफड़ा प्रभावित होता है। अब 2 श्वसन के हैं, एक काली खांसी और एक डिप्थीरिया। तो काली खांसी होता है श्वसन तंत्र
और डिप्थीरिया से श्वास नली, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र, कुष्ठ रोग से त्वचा तंत्रिकाएं और सिफिलिस से जनन अंग। अब कैसे याद होंगे, इसका तरीका ये है कि ये तो थे जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु जनित रोग। अब ये धरे आपके विषाणु जनित रोग, विषाणु बोलते हैं वायरस, क्या बोलते हैं वायरस। तो जो वायरस से होने वाले रोग हैं इनको आप याद कर लीजिए, तो जो रह जाएंगे वो आपके जीवाणु जनित रोग रह जाएंगे। तो एक ट्रिक हमने इसकी बनाई है, रेखाजू हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेखा मतलब ये रेखा जानते हो आप, प्रसिद्ध जो उस जमाने की, जो अमिताभ बच्चन और रेखा हैं, रेखा बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री पुराने जमाने की। तो रेखा जी ने क्या किया कि हम जा रहे थे सड़क पर हैं, और वो आई अपनी गाड़ी से, भाई वो तो एक्टर नहीं तो गाड़ी से ही आएंगे, हम जा रहे थे पैदल सड़क पर, तो आई पीछे से और वो अपनी गाड़ी से हमको टक्कर मार करके और छोड़ गई, वहीं पर रुकी नहीं, वहाँ पर वो चली गई। वह ये थोड़ी स्टोरी है कि रेखा जी मतलब रेखा जी जिसे बोलते हैं ना, श्यामाजू या राधाजू, ऐसी उनको रेखा को हमने रेखाजू बोला है। तो रेखाजू हमें हिट करके यानी हमको टक्कर मार करके पीछे छोड़ गई। पीछे को हमने बनाया है पोएचे, पीछे को मान लो किसी भाषा में कह सकते हैं पोएचे, क्या कह सकते हैं पीछे को पोएचे। तो रेखाजू हमें हिट करके पीछे यानी पोएचे छोड़ गई, यानी रेखा जो आई थी वो हमें टक्कर मार के हमको वहीं छोड़ गई और चली गई, हमें थोड़ी देखेंगे वो कौन क्यों टक्कर मार दिया हमने। तो रेखा जो हमें हिट करके पीछे यानी पोएचे छोड़ गई, इसको आप रट लें। इसमें आपके 12 रोग आ गए इसमें। रेखा जो, इसमें पहले आपका रे से मतलब आ गया आपका रेबीज, रे में आपका पहला आ गया रेबीज। खा से आपका आ गया खसरा, खा में आ गया खसरा। जुग में आ गया आपका जुकाम। तो रेखा जो क्लियर हो गया, रे से रेबीज, खा से खसरा और जा से जू से जुकाम, रेबीज खसरा जुकाम। अब चलते हैं हमें, ह में। तो ह से बन गया हर्पीस, ह से बन गया हमारा हर्पीस, और में से बनेगा मेनिनजाइटिस। होगा क्लियर, हमें ह में, हा से हर्पीस और में से मेनिनजाइटिस। हिट तो ही से बन गया हमारा हेपेटाइटिस, ही से बना हेपेटाइटिस, और इसको हम कहते हैं पीलिया, यानी हेपेटाइटिस को पीलिया भी कहा जाता है। हिट टा से बनेगा 7वां टा, इससे बनेगा ट्रैकोमा। ट मतलब ट्रैकोमा। करके पीछे, ये करके पीछे हमने पूरा सेंटेंस बनाने के लिए किया है, ये मानो साइलेंट है, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। तो पीछे को बोला पोएचे, तो पो से मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, और चे से हो गया चेचक। तो पोएचे, पोलियो, एड्स, चेचक। अब आगे छो से छोटी माता, छो से छोटी माता। डा से होता है हमारा डेंगू। अब गई में 2 वर्ड हैं, गा से होता है हमारा गलसुआ, गा से बनेगा हमारा गलसुआ, और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं फ्लू। इन्फ्लुएंजा में तो बीच में फ्लू आ रहा है, फ्लू, तो इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया, रेखाजू हमें हिट करके पीछे यानी पोएचे छोड़ गई, और करके पीछे साइलेंट है, और प्रत्येक से एक बनना है आपका। अब चलेंगे प्रावित अंग की तरफ। अब देखिए इस लिस्ट में नहीं आता है विषाणु वाले में, तो समझ लीजिए आपका जीवाणु जनित रोग है, सीधी बात है। इनको आपको रटने की अवस्था नहीं है। जीवाणु जनित रोग को आप याद कर लीजिए, विषाणु जनित रोग यानी वायरस से, विषाणु मतलब वायरस, इसको क्या बोलते हैं, वायरस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरस। विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग। तो ये हमें याद हो गए, तो ये पर्याप्त निकल आएंगे। अब इसे ज्ञात करेंगे कि किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित हुआ।
तो ये तो क्लियर हो ही गया। अब जैसे रे खा जो, तो रे से मतलब रेबीज, दूसरा खा से खसरा, और तीसरा जु से जुकाम। पहले ये तीन बताएंगे आपको। रेबीज, रेबीज आप जानते हो जो कुत्ता काट लेता है तो कहते हैं, तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। किसके लगाए जाते हैं? रेबीज के, यानी कुत्ता काटने से होता है हमारा रेबीज। और इससे प्राप्त होता है केंद्रीय तंत्रा तंत्र। जो हमारा केंद्रीय तंत्रा तंत्र है वो इससे प्राप्त होता है। किससे? रेबीज से, कुत्ता काटने से। कहते पाल कुत्ता काट ले जो इफेक्टेड है वो। दूसरा ख यानी खसरा। खसरा से क्या है? हमारा संपूर्ण शरीर प्राप्त होता है खसरा। जो खसरा हो जाता है, दाने पूरे निकल आते हैं पूरे शरीर पर, तो खसरा से क्या प्राप्त होता है? हमारा पूरा मतलब पूरे शरीर पर हल्के हल्के दाने निकल आएंगे, दाने, ठीक है ना, हल्के हल्के छोटे छोटे दाने, बहुत छोटे दाने। तो इससे प्राप्त होता है हमारा पूरा शरीर। तीसरा है जो जुकाम। तो जुकाम से क्लियर है, श्वास नली। जुकाम से क्या प्राप्त होता है हमारा अंग? श्वास नली। अब है हमें 4 5, चौथा हर्पिस और 5वां मेनिंजाइटिस। हर्पिस में क्या होते हैं? शरीर पर पानी से भरे दाने, जो शरीर पर हैं दाने आ जाते हैं, उन दानों भर जाता है पानी सा, हर दाने पानी भर जाता है, तो वो पहचान है किसका? हर्पिस का। तो हर्पिस में क्या होता है अंग कौन सा प्राप्त है? शरीर। और शरीर पड़ जाते हैं क्या? पानी भरे हुए दाने। अगला है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से हमारा प्राप्त अंग है हमारा मस्तिष्क, यानी मेनिंजाइटिस से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। अब है हिट, 6 और 7 हिट। 6वां हेपेटाइटिस और 7वां ट्रैकोमा। हिट, हेपेटाइटिस और टाइफॉइड ट्रैकोमा। तो हेपेटाइटिस को बोलते हैं पीलिया। देख लीजिए, हेपेटाइटिस को पीलिया भी कहते हैं। इससे प्राप्त होता है हमारा लिवर, यानी लिवर के जो रोग हैं वो हेपेटाइटिस या पीलिया से संबंधित हैं, ठीक है ना। अब ट यानी ट्रैकोमा, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैकोमा बताता है परीक्षा में, ट्रैकोमा किस संबंधित है? तो ट्रैकोमा संबंधित है आंखों से। ट्रैकोमा क्या है? इसे नेत्र की कॉर्निया, जो हमारी आंखों में अंदर कॉर्निया है, वो इससे ट्रैकोमा से प्रभावित होता है। सीधा सीधा बात है, ट्रैकोमा से प्राप्त होने वाला अंग है हमारा नेत्र। अब आ गया पोएचे, यानी पोलियो, नो एड्स और चे मतलब चेचक। पोलियो, एड्स और चेचक, पोएचे। पोलियो प्राप्त होता है हमारा केंद्रीय नाड़ी संस्थान। भाई पोलियो जानते होगे, इसमें विकलांगता आ जाती है, एक पैर बच्चा पतला हो जाता है तो उसे चलता बैसाखी से कहते हैं पोलियो हो गया। तो पोलियो से क्या है? हमारा एक केंद्रीय नाड़ी संस्थान है, पोलियो से वो प्रभावित होता है। अब एड्स, इसे बोलते हैं HIV, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। तो एड्स ये होता है, इससे हमारी शरीर क्या होती है? इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कोई अगर बीमारी लग गई तो हमारा शरीर उसको सही नहीं कर पाता है। चे पर चेचक। चेचक हमने देखा होगा कि पूरे चेहरे पर, शरीर पर गड्ढे पड़ जाते हैं काले काले, वो चेचक के निशान रह जाते हैं। तो चेचक से क्या होता है? प्रभावित होता है पूरा शरीर, उसमें आ जाते हैं लाल दाने। अब आ गया छो से छोटी माता, 11 छोटी माता और 12 डेंगू। छोटी माता क्या होती है? इससे प्राप्त होने वाला अंग है शरीर, और शरीर में क्या हो जाता है? फुंसी आ जाती है। किससे? छोटी माता से। तो छोटी माता से हमारे शरीर में क्या जाती हैं? फुंसी आ जाती हैं। अब है डा पर डेंगू। डेंगू में क्या होता है? हमारी प्लेटलेट्स बहुत संख्या कम हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की चेक की जाती है पैथोलॉजी में। अगर प्लेटलेट ज़्यादा कम है तो उसका फिर वो गंभीर हो जाता है, इसमें मृत्यु का भी खतरा रहता है और ज़्यादा डाउन हो जाए प्लेटलेट तो डेंगू के लिए प्राथमिक कौन सा हमारा? इसमें क्या होता है? शरीर में, ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती हैं। अब आ गया गई, यानी 13 14। 13 गई, गा मतलब गलसुआ, और 14 है गलसुआ। गलसुआ से क्या है? एक हमारे शरीर में ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। तो गलसुआ में जो पैरोटिड ग्रंथि है वो बड़ी हो जाती है। अब है अगला हमारा 14वां है
ई फॉर इन्फ्लुएंजा, ई फॉर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से हमारा प्राप्त होता है श्वसन तंत्र। तो क्लियर हो गया आपको। आपको बस वायरस जनित रोग आपको याद करने हैं। आपको ये याद हो गए तो लिस्ट में देख लीजिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपके जो रह गए वो रह गए आपके जीवाणु जनित रोग। सिंपल है, बस ये याद रखना है कि रेखाजू हमें हिट करके पीछे यानी पोचे छोड़ गई। टोटल इसमें करके पीछे साइलेंट है और बाकी प्रत्येक अक्षर पर एक विषाणु जनित बीमारी है। हर अक्षर पर एक विषाणु जनित बीमारी है और कुल बीमारी इसमें है 14। तो अगर 14 लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब वो आपकी जीवाणु जनित रोग है। इसके लिए जो डिटेल है, इस डिटेल का हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। अब नंबर 3 पे है आपका फफूंद या कवक से होने वाले रोग। इससे पहले हमने पढ़ाए थे पहले जीवाणु से होने वाले रोग, फिर पढ़ाए थे विषाणु से होने वाले रोग, अब तीसरा है आपके फफूंद या कवक से होने जनित रोग। तो आपको अब जीवाणु तो से होने वाले रोग तो याद करने की जरूरत है नहीं। आप विषाणु से होने वाले रोग याद कर लीजिए। बताई थी हमने कि रेखाजू हमें हिट करके पीछे या पोचे छोड़ गई। अब करेंगे फफूंद या कवक जनित रोग कौन से परीक्षा में आते हैं कि फफूंद या कवक जनित रोग कौन से। तो इसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या ट्रिक है दोबारा समझिए। गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसमें आपके 5 रोग आ जाते हैं। इसमें आपके 5 कवक या फफूंद जनित रोग आ जाते हैं। पहला गंजा, गंजे से बना आपका गंजापन, गंजे से बना आपका गंजापन। दूसरा दामाद, इसमें 2 हैं, एक दामा पे दूसरा और द पे तीसरा। तो दामा पे हो गया दमा, दामा पर दूसरा आपका हो गया दमा। तीसरा द मतलब दाद। चौथा खाए, तो खा से बन गया खाज, खा से बन गया आपका खाज। और 5वां फूट, तो फ्रूट से बन गया आपका 5वां रोग, 5वां कवक जनित रोग एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट। द्वारा समझिए गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से गंजापन, दामा, दामा से बन गया दमा। तीसरा द से बन गया दाद। चौथा खा से बन गया आपका खाज, खा से बन गया खाज, चौथा रोग। और 5वां फ्रूट से बन गया आपका एथलीट फुट। तो 5 याद हो गए ट्रिक से इससे। यानी हमने विषाणु को याद करवाए थे कि रेखाजू हमें हिट करके पीछे या पोचे छोड़ गई। उससे सारे निकल आएंगे आपके वायरस से होने वाले रोग। अगर आप याद रखें गंजा दामन खाए फ्रूट, इससे आपके निकल आएंगे कवक या फफूंद से होने वाले रोग। तो चलते हैं थोड़ा समझते हैं। तो कुल रोग हो गए 5। फफूंद या कवक से होने वाले रोग 5 निकल आए आपके, गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फुट। अब ये किस कवक से होता है? जो गंजापन है उसका नाम समझना है पहले। तो ये गंजापन है, ये होता है आपका टिनिया कोपिटिस नामक कवक, कवक क्या नाम है इसका? टिनिया केपिटिस। यानी जो गंजापन बीमारी होती है वो किस कवक के कारण होती है? तो वो होती है टिनिया केपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां, जो सिर के बालों की हमारी ग्रंथियां होती हैं, वे कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे सर के बाल टूटते रहते हैं। तो मेन चीज याद रखनी है, ये कवक का नाम जिससे गंजापन होता है, इसका नाम है टिनिया कैपिटिस। दूसरा है दमा। दूसरा रोग कौन सा है? दमा। तो दमा एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? दमा एक संक्रामक रोग है। और किसमें होता है? ये मनुष्य के फेफड़ों में। किसमें कौन सा अंग प्राप्त होता है इससे? यह हो सकता है कि दमा से कौन सा अंग प्राप्त होता है? उस पर होते हैं फेफड़े। और क्या नाम है इसके कवक का? तो इसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। क्या नाम है इसका? दमा के कवक का नाम एस्परजिलस
फ्यूमिगेट्स। और किस में क्या प्राप्त करता है? ये दमा, ये प्राप्त करता है फेफड़ों को। ये क्या करता क्या है इसे? मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक पहुंचकर वहां जाल बनाकर, यानी अंदर पूरा जाल बना लेता है अपना ये कवक, और जाल बनाकर फेफड़े की सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं, जिससे हमें बार बार खांसी उड़ती है। तो दमा क्या है? संक्रामक रोग है, और फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक द्वारा पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों की सूक्ष्म नलियों को सिकुड़न ला देते हैं। तो हो गया आपका दूसरा दमा। तीसरा आपका द यानी दाद। दाद, दाद क्या है? दाद हो जाता है जब चक्कते पड़ जाते हैं जगह जगह, गर्दन पर या कहीं पर, उसमें खुजली बहुत पड़ती है दाद में। तो ये किस कवक से फैलता है यह रोग? ट्राइकोफाइटोन, यानी दाद वाले जो दाद होता है रोग, उसकी कवक क्या नाम है? यह रोग ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। इससे त्वचा पर लाल गोले, लाल लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, जिन्हें बहुत खुजली पड़ती है। तो त्वचा पर क्या पड़ जाते हैं? लाल गोले, यानी दाद से प्राप्त होने वाला अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा अंग तो प्राप्त अंग है? त्वचा। त्वचा पर लाल लाल गोल हो जाते हैं, उन्हें बहुत खुजली पड़ती रहती है दाद में। इसके लिए हम रिंगार्ड वगैरह लाते हैं बाजार से, रिंगार्ड वो दाद के लिए होता है वो। अब क्या नाम था इसका कवक का? ट्राइकोफाइटोन। चौथा है आपका खाय यानी खाज। खाज में भी खुजलापन होता रहता है, खाज कहते खाज हो गई है। तो खाज क्या है? इस रोग का कारण एकेरस, एकेरस इसके बीज, जो खाज के जो कवक है क्या नाम है? इस रोग का कारक एकेरस इसके बीज नामक कवक है। इससे त्वचा में खुजली तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। अब है आपका पांचवा फ्रूट। फ्रूट से बनेगा आपका एथलीट फुट। क्या बनेगा फ्रूट से? एथलीट फुट। ये क्या है? इस रोग का कारक कौन सा कवक है? टीनिया पेडिस। इस रोग का कारक टीनिया पेडिस नामक कवक है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। तो ये प्रश्न आ सकता है एथलीट फुट से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो होगा आपका त्वचा, त्वचा का मुलायम हिस्सा। कौन सा? त्वचा का मुलायम हिस्सा। और इस कवक का नाम है टीनिया पेडिस। ऐसे बस खास बात यही है कि इससे जो बीमारी है, ये पांचों, ये किस कवक से फैलती हैं और कौन सा अंग प्राप्त होता है। तो जैसे गंजापन है, गंजापन कवक क्या नाम है? गंजापन नाम है टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। और इसे प्राप्त होती है सिर की ग्रंथियां। दमा है दूसरा। दमा क्या है? ये किसम फैलता है? फेफड़ों में। दमा किससे प्रभावित अंग कौन सा है? दमा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। कवक का नाम क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। तीसरा है दाद। दाद से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा? त्वचा। और कवक का नाम क्या है? दाद वाले तो का नाम है ट्राइकोफाइटोन। चौथा है खाज। खाज से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? सीधी बात है, त्वचा पे खुजली पड़ती है। तो खाज से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? त्वचा। कवक का नाम क्या है? एकेरस इसके बीज, एकेरस इसके बीज। और पांचवा है एथलीट फुट। एथलीट फुट से क्या किसे प्रभाव पड़ता है? यही प्रभाव कर डालता है त्वचा के मुलायम हिस्से को। कौन? एथलीट फुट बीमारी किसे प्रभावित करती है? त्वचा के मुलायम हिस्से को। और कवक का नाम क्या है जिससे फैलता है? उसका नाम है टीनिया पेडिस। ठीक है ना। तो मेन चीज तो आपको याद रखनी है कि इस कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ये इसमें इन पांच में एक ये दे देगा दाद, बाकी दे देगा विषाणु के। तब वो छांट रहा है जिसमें इन पांचों में है तो वो कवक जनित रोग होगा आपका। इस पर आपका विषाणु की भी ट्रिक बता दी मैंने। ठीक है ना। एक जीवाणु की, अब ये देख लीजिए जो इस ट्रिक में नहीं है, जो कवक वाली ट्रिक में नहीं है पांचों, है ना, विषाणु यानी वायरस वाली ट्रिक में नहीं है, तो वो रह गया आपका जीवाणु जनित रोग। इस तरह आप छांट सकते हैं कि किस जीवाणु से, विषाणु से और कवक से, इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं।
इसमें कुल कवक में कुल रोग हैं आपके टोटल 5। चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था? पहले हमने पढ़ाया था आपको जीवाणु से होने वाले रोग, फिर पढ़ाया आपको, थोड़ा रिवीजन कर देते हैं आपका, पहले पढ़ाया हमने आपको जीवाणु से होने वाले रोग, फिर पढ़ाया हमने आपको वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग, फिर आपको मैंने पढ़ाए आपको इसके पढ़ाए कवक से होने वाले रोग, और अब चौथा है आपका ये पॉइंट चौथा है आपका प्रोटोजोआ। चौथा है आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो इसकी ट्रिक क्या है आपको याद रखना। जैसे यहाँ पे प्रोटोजोआ आ जाए, जैसे आपको प्रोटोजोआ आ जाए, आपको ट्रिक याद करनी है। सोने पे काम पाया, ये आपकी ट्रिक है। ये क्या है आपकी ट्रिक। इसमें कुल 5 रोग आएंगे। सोने पे काम पाया, ये आपका ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब सोने, इसमें सोने मिलाकर के 1 बनेगा, पे का नंबर 2, काम में का पे 3 और मां पे 4 और पाया का पूरा 5। टोटल 5 हैं। सोने का दोनों एक साथ बनेगा पहला, और लास्ट वाला पाया भी एक साथ है। बाकी बीच के तीनों अलग अलग अक्षरों पर है। सोना दोनों मिलाकर के एक रोग, पीछे पाया लास्ट वाला भी मिला के 1 रोग, और बीच के तीनों अलग अलग रोग। टोटल आपको हो गए 5 रोग। किस होने वाले? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। सोने पे काम पाया। अब चलते हैं इससे कैसे रोग बनेंगे हमारे। पहला है सोना, सोने। ट्रिक कैसे याद करेंगे आप? यानी किसी को काम मिलता है, तो कोई काम करने को मिलता है तब उसे पैसे मिलते हैं कि तुम्हें आज ड्यूटी करनी है, तुम्हें आज बैंक का गार्ड बनने की रक्षा करनी है तब तुम्हें काम मिलेगा, या तुम्हें और कोई काम करना है तब पैसे मिलेंगे। लेकिन इनको जो काम मिल रहा है वो सोने पे, केवल तुमको सोना है बस, और कुछ नहीं करना है, मस्त सो, वही तुम्हारा काम है। यानी सोने पे काम पाया। समझ रहे? मतलब इसका मतलब भी थोड़ा ट्रिक का अगर थोड़ा मदद समझ में आ जाए ना, जैसे हमने बताया था हमको वायरस होने वाले रोग, तो उसमें क्या ट्रिक थी? थोड़ा कहानी याद है आपको कि रेखा जी आई थी और हमको पीछे टक्कर मार करके वहीं छोड़ गई थी। वहीं इससे क्या आपको ट्रिक ध्यान आ जाएगी उससे कि हाँ, अगर विषाणु आ जाए वायरस, तो वायरस मतलब रेखा, वायरस मतलब रेखा, विषाणु मतलब रेखा। तो याद आएगा कि रेखा जो हमें हिट करके पीछे यानी पोचे छोड़ गई। क्लियर? आपको याद आ जाएगा। ऐसे ही इससे पहले आपको बताया था हमने कवक से होने वाले रोग। तो कवक तुरंत आ जाए तो कवक से तुरंत कर लो गंजा, कवक गंजा। तो कवक आ जाए वैसे ही कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, सारे आ जाएंगे आपको। ऐसे ही आपको ये प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या है कि प्रोटोजोआ बहुत सोने वाला था। ये प्रोटोजोआ है, ये बहुत सोने वाला है। तो यही ट्रिक्स में आएगी प्रोटोजोआ सोने पे काम मिलेगा उससे। भैया तुम सो, कुछ नहीं करो, बस सो जाओ, वही तुम्हारा काम है। तो क्या है? सोने पे काम पाया। तो ट्रिक आपको अच्छी तरह उम्मीद है रट गई होगी अब तो। क्या सोने पे ही काम मिलेगा उसे? तो काम की जरूरत क्या है? तो सोने पे काम पाया। पहला है सोना। सोना मतलब निद्रा। तो पहला रोग है आपका निद्रा रोग, यानी प्रोटोजोआ से होने वाला आपका पहला रोग निकल के आया सोने पे निद्रा रोग। ठीक है ना? सोना और निद्रा एक ही बात है। तो सोना मतलब पहला आ गया निद्रा रोग। दूसरा पे से बन सकता है। पे से क्या बनेगा? पेचिश। पे से बनता है आपका दूसरा, पे से बनेगा आपका पेचिस। तीसरा का से बनेगा आपका काला जार। तीसरा रोग है आपका काला जार। चौथा म फॉर फेमस रोग है, मच्छर काटो तो हो जाता है। समझ गए हो गए आप? क्या होता है? मलेरिया है। मच्छर काटा नहीं, वही मलेरिया हो गया, ठंड बुखार आ गया, इसका मतलब है आपको मलेरिया हो गया होगा। तो मां से आपका हो गया मलेरिया। और पाया से क्या बन सकता है? पायरिया। क्या बनता है? पायरिया। तो पाय से बन गया आपका पायरिया। तो ये 5 हो गए आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। कौन कौन से? सोने पे काम पाया। सोने मतलब निद्रा, पहला निद्रा रोग। दूसरा पे फॉर पेचिस। तीसरा का फॉर काला जार। चौथा मां से मलेरिया। और पाया मतलब पूरा ही किया पायरिया। तो इससे आपको तुरंत आप छांट लेंगे। और जीवाणु ट्रिक में नहीं बताई थी, क्योंकि जीवाणु के अलावा आप सब कर लीजिए। अगर इंस में नहीं आता तो आपका वही वाला रोग हो गया। वो किससे? जीवाणु वाला। जो आपके वायरस वाले में ट्रिक में ना आए हैं, जो आपके कवक वाले ट्रिक में ना आए,
जो प्रोटोजोआ वाले ट्रिक में ना हो तो समझ लीजिए जो रह गया वो आपके जीवाणु से होने वाले रोग रह गए, सीधी बात है, ठीक है ना। अब थोड़ा डिटेल में चलेंगे। पहला है आपका निद्रा रोग। भाई ये भी सोना भी तो रोग है, निद्रा रोग। तो पहले दो चीज में होती है कि ये रोग किस कारण से होता है और ये इससे कौन सा अंग प्राप्त होता है। तो निद्रा रोग है, यह रोग ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों, कौन सी मक्खी, सीसी मक्खियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है परीक्षा में कभी कभी, याद कर लीजिए। ये मक्खी की वैरायटी है, कौन सी, सीसी मक्खी, सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। यानी जो परजीवी है ना, ये ट्रिपेनोसोमा नामक जो प्रोटोजोआ परजीवी है वो इन मक्खियों के शरीर में रहता है, ये शरीर में आश्रय लेकर के हमको प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो निद्रा रोग क्या हो गया, यह रोग ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ का उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है, परजीवी कहते हैं जो दूसरे जिंदा रहे। मच्छर है, मच्छर क्या है, मच्छर परजीवी है, हमारा खून पीता है तब जिंदा रहता है, अगर मच्छर को खून ना मिले तो जिंदा नहीं रहेगा। तो ये एक परजीवी है। और ये सीसी मक्खियों, ये जो परजीवी किस शरीर में रहता है, सादा मक्खी नहीं, एक होती है सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। तो ये होता है हमारा कौन सा पहला रोग है, होगा हमारा प्रोटोजोआ का रोग हो गया पहला, निद्रा रोग। चलते हैं दूसरे रोग की तरफ। दूसरा पे से पेचिस, ये तो सब जानते हैं, पेचिस कहते तो पेट खराब हो गया या पेट खराब हो जाए, दस्त लग गई, वो चीज़ है, दस्त पेचिस जाओ एक ही बात है, कहते पेचिस हो गई पेट में। तो पेचिस क्या है, ये भी प्रोटोजोआ है। इसका नाम है, ये तो आपने पहले पढ़ा भी होगा, इसका नाम है एंटी अमीबा हिस्टोलिका। कौन सा प्रोटोजोआ है ये, यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी कहाँ रहता है, बड़ी आंत में, कहाँ रहता है, बड़ी आंत में रहता है, और रोगी को दस्त होते हैं। देखिए पहले में ये जो निद्रा रोग था उसमें ये प्रश्न भी कई बार मैंने देखा है परीक्षा में, यह आता है कि सीसी मक्खियों से होने वाला रोग कौन सा है, जो सीसी मक्खी के द्वारा होता है, तो उसका लिखेंगे हमको निद्रा रोग। ये भी ध्यान रखना कि सीसी मक्खी का संबंध सीधा सीधा निद्रा रोग से है। यानी सीसी मक्खी मतलब, सीसी मतलब वो सुला देती है, सीसी एक तरह समझ लीजिए। तो सीसी मक्खी से मतलब निद्रा रोग। अच्छा पेचिस किससे होता है, मैंने अभी आपको, ये होती है एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ है, इस कारण होता है हमारा पेचिस होती है। और ये कहाँ किस प्राप्त करता है, ये परजीवी रहता है बड़ी आंत में। दो आंतें होती हैं शरीर में, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत। तो ये रहता है बड़ी आंत में और रोगी को दस्त होते हैं, ठीक है ना। अब चलेंगे प्रोटोजोआ होने वाले तीसरे रोग की तरफ। का मतलब कालाजार, क्या, का से कालाजार। ये क्या नाम है इस प्रोटोजोआ का, यह लीशमैनिया डोनोवानी, नाम थोड़ा टफ है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रहे तो हो जाएगा। यह लीशमैनिया, क्योंकि इसमें आपको नाम तो लिखने नहीं है, आपको जो परीक्षा में एक ऑप्शन पेपर आएगा, आपको टिक लगाने हैं, तो थोड़ा सा अगर हिंट लगे हाँ ये है तो आप लगाएंगे उसमें परीक्षा में। तो कालाजार है, यह लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी, देखिए मक्खी कितना परेशान कर रही है कि नहीं। मच्छर तो परेशान करते ही हैं, लेकिन मक्खी भी परेशान करने लगी। पहला था सीसी मक्खी, ये फिर मक्खी आपको दूसरी आ गई, इसका नाम है बालू मक्खी। सुना है आपने कभी नाम इसका, ये है बालू मक्खी। ये कालाजार होता है, ये इस परजीवी का वाहक, यानी ये जो परजीवी है ये किस पर बैठता है, यानी सब परजीवी मक्खियों पर ही बैठे हैं। ये परजीवी खुद नहीं कर सकते इफेक्टेड, ये किसी के शरीर पर में घुस करके, शरीर में बैठ करके हमको प्रभावित करते हैं। तो होता है बालू मक्खी। इसमें रोगी को क्या आता है, तेज बुखार आता है। तो अभी पढ़ाया था आपको कालाजार। तो कालाजार है, ये लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और इसका वाहक है बालू मक्खी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ, थोड़ा फ्रेंड्स थोड़ा इसमें संशोधन कर लें। ये प्रोटोजोआ लिख गया है, इसकी जगह आपको करना है प्रोटोजोआ। क्या करना है इसको आपको,
प्रोटोजोआ। और तो सभी जगह सही है, और तो सभी जगह आपका प्रोटोजोआ ही है, बस यह हो गया था प्रोटोजोआ। ठीक है ना। तो चल रहे थे हम पॉइंट नंबर 4 पर, मलेरिया। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के शरीर में यह आश्रय लेता है। इसमें तेज बुखार आता है। तो जो मलेरिया है ये तो बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। थोड़ा सा बुखार आ जाए डॉक्टर कहते हैं जहाँ खून जांच कराइए, आपको निकल सकता है मलेरिया। मलेरिया की पहचान ये है, हमको ठंड दे करके बुखार आता है तो निश्चित है वो आपको मलेरिया निकलेगा इसमें है। तो मलेरिया जो मलेरिया जो होता है वो किस प्रोटोजोआ का कारण होता है? वो होता है हमारा यह रोग प्लाज्मोडियम। यह होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका भाग है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये परीक्षा में बहुत आता है तो मलेरिया किस कारण होता है, तो हम टिक लगाएंगे या लिखेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर। तो हमारा ये मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के कारण। और ये मच्छर क्या करता है, ये परजीवी इस मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है। इसका जो वो है इसमें तेज बुखार आता है। क्या आता है इसमें? तेज बुखार आता है। अब चलेंगे, माँ हो गया। अब है पाया, अंतिम ट्रिक है पाया। पाया इसमें पूरा एक ही है। पाया जो है इसमें रोग है, वो रोगाणु वो एक ही है पाया। यानी पहला सोने वाला भी पहला था निद्रा रोग, और आपका पाया भी आपका पाया से बनेगा पायरिया। तो पॉइंट नंबर 5 पायरिया। पायरिया भी आप जानते होंगे, जब दांतों में मसूड़ों में खून निकलता है तो हम जब कहते हैं पायरिया हो गया। फिर कहते हैं उसके लिए ये मंजन लाओ, है वो मंजन आप कई तरह के मंजन करते हैं जिसे पायरिया ना हो, खून आना बंद हो जाए, तो वही आपका पायरिया। तो पायरिया होता क्यों? असली कार्ड पायरी कार्ड प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। कौन सा? यह एंटी अमीबा जिंजिबेलिस। कौन सा प्रोटोजोआ है ये? यह एंटी अमीबा जिंजिबेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्या? पायरिया। इससे मसूड़ों में खून निकलता है। यानी पायरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन सा है? वो है आपका मसूड़े, दांतों में मसूड़े, उनसे निकलता है खून। तो ये है पायरिया की आपकी पहचान। तो पायरिया क्या हुआ? ये एंटी अमीबा जिंजिबेलिस नामक प्रोटोजोआ कारण होता है। इससे मसूड़ों में खून निकलता है। इस प्रकार आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कुल हो गए 5। ट्रिक थी आपकी क्या? सोने पे काम पाया। तो सोना मतलब निद्रा रोग। पे फॉर आपका हो गया पेचिस। का फॉर हो गया कालाजार। मां से हो गया मलेरिया। और पाया जो अभी पढ़ाया था, पाया हो गया आपके पायरिया। तो ट्रिक आपके दिमाग में रहेगी तो तुरंत आप पता कर लेंगे कि हमारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं। परीक्षा में क्या कर देंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सा रोग नहीं है। कभी क्या नहीं वाले प्रश्न बहुत आ जाते हैं, ये थोड़ा भ्रमित कर देते हैं। तो हमें नहीं पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यह आ जाएगा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग नहीं है। ऑप्शन देगा निद्रा रोग, कालाजार, पायरिया और क्षय रोग। तो कैसे, यानी कौन सा नहीं है? यानी ये 3 तो आपके हैं, तो चौथा बताया था मैंने क्षय रोग। क्षय रोग हमारा प्रोटोजोआ से नहीं होता है। तो आपको उस नहीं वाले यानी क्षय रोग पे आपको टिक करना होगा। क्योंकि कभी कभी नहीं वाले पूछ लेते हैं तो हमें पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए। उसमें कैसा तो नहीं है हमको उसमें नहीं दे दिया है, क्यों नहीं देने से अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जल्दी में हमको नहीं करना चाहिए, हमें पूरा प्रश्न हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। कहीं उल्टा तो नहीं पूछ लिया कैसे कार्ड ये नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 5 प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। 5वां है आपका आनुवंशिक रोग। तो आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं? ये 3 होते हैं आपके मुख्य। पहला है आपका वर्णांधता। पहला है आपका वर्णांधता, दूसरा है आपका हेमोफीलिया और तीसरा है आपका डाउन सिंड्रोम। ये 3 हैं। पहला आपका वर्णांधता, दूसरा हेमोफीलिया और तीसरा रोग है आपका डाउन सिंड्रोम।
इन तीनों रोग कहते हैं आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग अब में पहला पढ़ेंगे आपका वर्णांधता। कौन सा है? वर्णांधता। पहले पढ़ेंगे अंदर। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में लाल एवं हरा रंग, कौन से रंग? लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियां केवल वाहक का कार्य करती हैं। यह मुख्यतः लिंग संबंधी रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। आनुवंशिक रोग का पहली बात इसका मतलब क्या है? इसमें देखा होगा आनुवंशिक, इसमें बड़ा है वंशिक यानी वंश, यानी जो वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी पहले बाबा में थे या उनके बाबा से फिर पिताजी में आए, पिताजी से हम में आए, हमसे फिर हमारे बच्चों में पहुंचेंगे। तो जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं उनको बोलते हैं आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक इसमें बड़ा आया जो वंश, वंश मतलब पीढ़ी, जो तुम्हारे पूर्वजों में था धीरे धीरे रोग तुम में चला रहा है। पता था ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ये रोग ट्रांसफर हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं, उसको बोलते हैं आनुवंशिक रोग। तो वर्णांधता, वर्णांधता का मतलब क्या समझ आया? वर्णांधता, वर्णांधता यानी इसको अगर हम तोड़ें इसको तो टूटेगा वर्ण, वर्ण धन अंधता। इसको तोड़ेंगे वर्णांधता को तो इसका दो में टूटेगा वर्ण धन अंधता। वर्ण मतलब होता है कलर यानी रंग, और अंधता माने अंधे। और शब्द किसी का कोई भी थ्योरी आपकी सही, उसका 50% उसका मीनिंग उसके शब्दों में छिपा हुआ है। अगर आपने तोड़ के समझ लिया तो आपको अंदर हटने अवस्था नहीं होती है। कोई भी पॉइंट है अगर आप उसको तोड़ लें तो 40% तो कम से कम बता ही देगा कि मेरा मतलब क्या है। अब जैसे वर्ण अंधता है तो हमें से मालूम पड़ गया कि वर्ण धन अंधता, वर्ण माने रंग यानी कलर, अंधता माने अंधे, यानी जो कलर में जो कलर के प्रति अंधा हो, जो कलर के प्रति अंधा हो तो वही होगी वर्णांधता, वर्ण धन अंधता। अभी इस वर्णांधता रोग में किस कलर के प्रति अंधा होता है? ऐसा नहीं है उसे भाई 7 कलर हमारा प्रकाश है वो किस में बना होता है? वो मिलकर बनाता है 7 कलर से, है विवेक और पढ़ा चुका पहले में। हमारा जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो इन 7 रंगों में 2 कलर ऐसे हैं जिनके प्रति वर्णांध व्यक्ति उसको विभेद नहीं कर पाता। उसे कौन से? इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। कौन 2 रंग? एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर, यानी लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। यानी वो पहचान नहीं पाता है कि कौन सा लाल है और कौन सा हरा कलर है। इसी कारण आपने देखा होगा जो जब रेलवे वगैरह में रेलवे में भर्ती होती है तो उसमें टेस्ट होता है यही वाला वर्णांधता वाला। क्यों? क्योंकि ये तो मेन कलर है, लाल और हरा कलर है। ट्रेन रोकनी है तो लाल सिग्नल होता है उसमें, और लाइन क्लियर करनी है तो हरा सिग्नल होता है। ट्रेन में जो होता है मेन 2 ही होते हैं, एक लाल कलर खतरा यानी रुक जाइए स्टॉप हो जाइए, और हरा कलर मतलब लेन साहब आपकी। तो अगर आप रेलवे में भर्ती हो गए और लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाए तो एक्सीडेंट निश्चित होने। इस कारण इस वर्णांध व्यक्ति को ऐसी नौकरियों में जिसमें जो लाल और हरे रंग की ज़्यादा महत्ता हो उसमें उनको भर्ती नहीं किया जाता है वर्णांध व्यक्ति को। तो मेन चीज़ आगे इसमें 3 पॉइंट है वर्णांधता में। एक तो जो वर्णांध व्यक्ति होगा वर्ण धन अंध, यानी किन वर्णों के प्रति अंधा है वो 2 कलर जो कि समझ लो रेलवे में होते हैं, आप क्लियर हो जाएगा। रेलवे में एक रेड सिग्नल होता है, एक ग्रीन सिग्नल होता है, लाल और हरा। तो ये इस ग्रस्त व्यक्ति लाल और हरे रंग को पहचानने में से की क्षमता नहीं होती है, पहचान नहीं पाता वो। और इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, यानी स्त्रियां वर्णांध नहीं होती हैं, वर्णांध होता है केवल पुरुष। ये दूसरे पॉइंट है इसमें। वर्णांध कौन होता है? इसमें पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियां केवल वाहक का कार्य करती हैं, यानी स्त्री का काम यह है इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देना। पुरुष में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में पहुंचा देना, तो वो एक वाहक, स्त्रियों का काम केवल वाहक का है, वो स्त्रियां स्वयं वर्णांध नहीं होती हैं। और इसका ये मुख्यतः कैसा रोग है? यह लिंग संबंधी रोग है। लिंग संबंधी रोग मतलब केवल पुरुष में होता है, यह स्त्री में नहीं होता है। यह बात लिंग संबंधी रोग है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, यानी पुराने बाबा में था फिर पिताजी में आया,
फिर आप में आया, अब आपसे अपने बच्चों में ट्रांसफर होगा आपकी पत्नी द्वारा, यानी पत्नी आपकी वाहक है, उसमें रोग नहीं है। लेकिन यदि आप वर्णांत हैं तो पत्नी माध्यम से वो आपके बच्चों में पहुंच जाएगा रोग वर्णांतता वाला, तो पत्नी उस रोग की वाहक हो गई। हो गया क्लियर? तो वर्णांत क्लियर हो गया कि लाल और हरे रंग पहचान नहीं पाता है। इसमें दूसरा पॉइंट पुरुष प्रभावित होते हैं, और तीसरा पॉइंट यह लिंग संबंधी रोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आता है वर्णांतता के बारे में कि वर्णांत व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन दे देगा 4, लाल, हरे, हरे नीले, नीले काले। तो टिक लगाना है आपको लाल और हरा रंग। दूसरा आया हीमोफीलिया। कौन सा आया? दूसरा अनुवंशिक रोग आ गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को चोट लगने पर काफी समय के बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है। रक्त में प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है क्लॉट? प्रोटीन की कमी के कारण। तो इसमें जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया अगर वर्ड आया, हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया समझ लीजिए आपका ब्लड जमेगा नहीं, यानी यदि कहीं कट लग जाता है तो खून निरंतर बहता रहेगा। वैसे क्या होता है सामान्य व्यक्ति में, जैसे हीमोफीलिया की बीमारी ना हो, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है और कहीं कट लग जाए तो उसमें ब्लड निकलता है, हम क्या करते हैं उस जगह को थोड़ा देर दबा लेंगे। क्या है दबाने से क्या है, पर उंगली हटाएंगे तो हमारा रक्त बहना हमारा हो जाएगा बंद। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि रक्त में जम जाता है क्लॉट, जो बोलते हैं थक्का बनने से वो हमारा ब्लड वहाँ से कट से बहना बंद हो जाएगा। लेकिन जिसको जो हीमोफीलिया की बीमारी होती है उसको कट लग जाए तो उसका ब्लड लगातार बहता रहता है और रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? तो मेन चीज़ हो गई हीमोफीलिया बीमारी, मेन चीज़ हो गई रक्त का न रुकना। ठीक है ना? और क्यों नहीं रुकता? क्यों? उसमें रक्त में होती है उसकी प्रोटीन की कमी। ये परिचय आ सकता है कि जो हीमोफीलिया का रोगी है उसके रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है, क्या कमी है उसके अंदर? तो उसके अंदर कमी है प्रोटीन की। वो भी किसमें? ब्लड में, यानी उसके ब्लड में प्रोटीन की कमी है। इस कारण उसका क्लॉट नहीं बनना है और खून नहीं रुक रहा है। तो दो बात हो गई हीमोफीलिया वाले में कि चोट लग जाए तो काफी समय के बाद भी रक्त बहना, लगातार रक्त बहता रहता है और रक्त में प्रोटीन की कमी है, इस कारण थक्का नहीं बनता है और जब खून बहता रहता है। यह दूसरा आपका हो गया अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया। पहला था वर्णांधता, दूसरा हो गया हीमोफीलिया। अब तीसरा आपका अनुवंशिक रोग है आपका तीसरा डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। इसका डाउन सिंड्रोम का मेन क्या है? इसकी समस्या है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या में परिवर्तन होता है। ये भाई गुणसूत्र कितने होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षा में कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन आएगा 22 जोड़ी, 21 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी है। तो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं आपके 23 जोड़े। 23 जोड़ा मतलब 23 + 23 यानी 46। यानी दो तरह का सीधा क्वेश्चन कि कितने जोड़ी होते हैं या कुल कितने होते हैं। तो अगर जोड़ी आ जाए तो 23 जोड़ी होते हैं और कुल आया तो 23 दूनी 46 गुणसूत्र होते हैं। आपको 23 जोड़ी याद रखना है या 23 दूनी 46 कर लीजिए सामान्य मनुष्य में। लेकिन इसमें क्या है ना, जो डाउन सिंड्रोम का जो रोगी है उसमें एक बच्चा है, उसका एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र पैदा होता है, यानी उसके गुणसूत्र होते हैं 47। कितने? 46 तो सब में होते हैं नॉर्मल में, उसमें होते हैं 47, यानी एक गुणसूत्र उसका होता है एक्स्ट्रा। इस कारण बन जाता है उसे डाउन सिंड्रोम रोग। पढ़ते अंदर, यह भी एक आनुवंशिक विकार है। यह विकार गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। क्यों होता है? ये गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन हो जाता है। अधिकांश लोगों में 46, तो मैं चीज आपकी आई, कितने होते हैं? 46, 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी होते हैं। अधिकांश लोगों में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र यानी 23 पेयर। किंतु इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कितने होते हैं? 47 गुणसूत्र, एक एक्स्ट्रा होता है। कितने होते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें बच्चा अपने 21वें को एक्स्ट्रा कौन सा आज बता रहे हैं? 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ बच्चा पैदा होता है। यानी 21वां गुणसूत्र है भाई, कुल गुणसूत्र होते होता है 46, तो उसका 21वां गुणसूत्र है, उसकी कॉपी एक और लेके पैदा होता है, यानी 21 गुणसूत्र की 2 कॉपी लेके पैदा होता है वो।
तो 21 में गुणसूत्र डबल हो गया तो संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी टोटल हो जाते हैं आपके 47। तो इसमें बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। वैसे परेशानी क्या होती है, यह बच्चे के शारीरिक, इसमें बच्चे के शारीरिक और बौद्धिक विकास में देरी, इससे परेशानी क्या होगी डाउन सिंड्रोम से, बच्चे का शारीरिक विकास भी देरी से होगा और उसका जो बुद्धि का विकास है जिसे हम कहते हैं बौद्धिक विकास, वो भी देरी की से होगा। ठीक है ना। तो ये आपका होगा डाउन सिंड्रोम। मेन चीज़ में क्या है, मेन समस्या है इसमें गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी, यानी गुणसूत्र जो 46 होने चाहिए वो 47 हो जाते हैं, यानी एक बढ़ जाता है। वो कौन सा बढ़ता है, वो जो 21वां गुणसूत्र है उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा और होती है साथ में उसके, जब पहला बच्चा होता है तब। तो उसी कॉपी कार्ड गुणसूत्रों के 47, और उसमें जो डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम आ जाता है, और इस रोग से उसकी शारीरिक विकास भी तेजी से होता है और उसका बौद्धिक विकास भी तेजी से होता है। अब चलते हैं नंबर 6 अन्य रोग। इससे पहले हमने आपको 5 रोग बताए थे, अब चलेंगे अन्य रोग में। अन्य रोगों में पहला रोग है आपका फाइलेरिया। कौन सा है आपका पहला, फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या है, यह रोग अनेक प्रकार के सूत्रकृमियों के कारण होता है। मलेरिया की तरह इस रोग के प्रारंभ में भी ज्वर आता है। इसकी रोकथाम में मच्छरों को नष्ट करना चाहिए होता है। तो जब कोई फाइलेरिया रोग होता है उसका वो क्यों होता है, प्रश्न आता है फाइलेरिया रोग क्यों होता है। तो पेशा कारण है सूत्रकृमियों के कारण। सूत्र माने धागा, यानी धागे जैसे कृमि होते हैं उन्हें कारण फाइलेरिया रोग होता है। और जिस तरह मलेरिया रोग में हमको ठंड लगती है, बुखार आता है, उसी तरह फाइलेरिया में भी ज्वर आता है यानी बुखार आता है, और ये मच्छरों से होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करें, हमें मच्छरों पर रोक लगाना चाहिए, उनको नष्ट करना चाहिए। यानी लगभग ये रोग फाइलेरिया आपका मलेरिया के समान है, लेकिन इसका कारण है मेन इसमें दो चीज़ें हैं कि फाइलेरिया रोग क्यों होता है, मच्छरों के कारण, और ये किस कारण होता है, जो होता है सूत्रकृमियों के कारण। ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर बी, मधुमेह, ये बोलते हैं डायबिटीज। ये बहुत फेमस रोग है और ये अक्सर 50% को होता है। किसी को कम डायबिटीज है, किसी को लो है, कोई मीडियम है, कोई हाई डायबिटिक है। ये बहुत इसमें चल रहा है डायबिटीज। तो डायबिटीज यानी मधुमेह एक ही बात है। और इसमें अंदर क्या है, यह अग्न्याशय से संबंधित रोग है जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन के पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। तो क्या है डायबिटीज रोग, ये हमारे शरीर में किस कारण से होता है, तो इसका कारण है अग्न्याशय ग्रंथि। हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, उसका नाम है अग्न्याशय ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या करती है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकालती है। कौन सा, इंसुलिन। तो इंसुलिन का क्या काम है, जो हम शर्करा खाते हैं उस शर्करा को ये चेंज कर देती है, पचा करके, ये शर्करा को पचा करके इसके दूसरे फॉर्म में चेंज कर देती है। और जब ये इंसुलिन की हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या है, हमारी शर्करा पच नहीं पाती और वो मिल जाती है किसमें, ब्लड में। और जब ब्लड मिल जाती है, पच नहीं पाती है, फिर वो मूत्र द्वारा बाहर निकल जाती है, तो हम कहते हैं कि हमको शुगर हो गई या मधुमेह हो गया या डायबिटीज हो गई। तो इसमें 3 चीज़ ध्यान रखना है। पहला कि डायबिटीज किस ग्रंथि के कारण होता है, किस ग्रंथि की कमी कारण होता है, तो ये होता है अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सी, अग्न्याशय ग्रंथि के कारण होता है। दूसरा किस हार्मोन की कमी कारण होता है, तो ये होता है इंसुलिन नामक हार्मोन। यानी जब अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाती तब ये रोग होता है। और इंसुलिन क्या करता है, वो शर्करा का करता है पाचन। तो इसी कमी से क्या है कि शर्करा का पाचन होता नहीं है, तो रक्त में हमारी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और जो खून में जो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो फिर हमारी मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलेगी। इसी को कहते हैं शुगर, मधुमेह या डायबिटीज। और मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्यों डायबिटीज एक आम बीमारी हो गई है फिलहाल, तो उसका भी एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। अब पॉइंट नंबर सी, कैंसर। कौन सा है, कैंसर। कैंसर क्यों होता है,
कोशिकाओं में अनियंत्रित तथा असामान्य विभाजन। किसमें? कोशिकाओं में। कोशिकाओं क्या होता है? अनियंत्रित तथा असामान्य विभाजन तथा विकास के कारण होता है। यह यकृत यानी लिवर में तथा मस्तिष्क में नहीं होता है। कैंसर के जीन की खोज जोहान्सबर्ग ने की थी। 2-3 चीज़ें इसमें कि कैंसर का क्या कारण है। जो सेल्स हैं उनका एक विभाजन का एक पैटर्न है, एक क्रम है। लेकिन कभी क्या होता है, जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड रूप से डिवाइड होती रहती है। यानी जो सेल्स कोशिकाएं हैं इनमें अनियंत्रित और असामान्य इनका जब विभाजन होता है तब ये हमारा ये कैंसर, उसे कैंसर कहते हैं। और ये कैंसर 2 चीज़ में नहीं होता, कभी भी लिवर में यानी यकृत में कभी कैंसर नहीं होगा और मस्तिष्क यानी ब्रेन में कभी कैंसर नहीं होगा। तो ये यकृत, लिवर और मस्तिष्क में नहीं होता है। एक क्वेश्चन आता है कैंसर के जीन की खोज किसने की? तो वो किसकी थी? किसने? जोहान्सबर्ग। तो कैंसर के जीन की खोज जोहान्सबर्ग ने की थी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भोजन विषाक्तता का कारण सैल्मोनेला वेस्लाई नामक जीवाणु है। जो भोजन विषाक्तता क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। आपने पढ़ा होगा पेपरों को भी होता है कि बारात में भोजन खाने से इतने बीमार पड़े हैं तो क्यों बीमार हो जाते हैं, तो उसमें कुछ जब ज़्यादा समय हो जाता है तो भोजन में हमारा विषैला हो जाता है। इसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग यानी भोजन विषाक्तता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक जीवाणु है। क्या कारण है? जीवाणु, और उसका नाम है सैल्मोनेला वेस्लाई। क्या नाम है इसका? सैल्मोनेला वेस्लाई नामक जीवाणु है। वो कारण है आपका इसका भोजन विषाक्तता का यानी फूड पॉइजनिंग का। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर ई। इटाई रोग कैडमियम CD के कारण होता है। एक रोग होता है उसका नाम है इटाई। क्या नाम है इसका? इटाई। इसका कारण है कैल्शियम। इसका कारण है कैडमियम। एक आवर्त सारणी में एक तत्व है, एक केमिकल कंपाउंड है, इसका नाम है कैडमियम। इसका होता है संकेत CD। क्या होता है? CD यानी कैडमियम। और कैडमियम किसका कारण है? ये कारण है इटाई रोग का। तो ऑप्शन आएंगे कि इटाई रोग का क्या कारण है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैडमियम, आयरन, 4 दे देंगे ऑप्शन। तो हम किस पर टिक लगाना है? कैडमियम यानी CD पर। तो इटाई रोग का कारण कैडमियम होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, F की तरफ। पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में हार्ट होता है, वो धड़कता है। इस धड़कन को हमारा कंट्रोल करता है कौन? पोटेशियम। पोटेशियम का सूत्र होता है K। क्या होता है सूत्र पोटेशियम का? K। पोटेशियम का कार्य है हार्ट की बीट को कंट्रोल करना। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है साथ में कि मनुष्य का हार्ट, जो स्वस्थ मनुष्य का हार्ट है, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 4 ऑप्शन आएंगे, 72 बार, 70 बार, 69 बार, 82 बार। तो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार यानी 72। मनुष्य का हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का, अगर स्वस्थ है तो प्रॉपर। तो और इसकी धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? पोटेशियम यानी K। पोटेशियम भी आवर्त सारणी में आता है, ठीक है ना। ये पहले वर्ग में ही है। फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आवर्त सारणी के फर्स्ट ए में पहला ही पूरा ग्रुप है। उसमें आपका K यानी पोटेशियम आता है। अब है अगला पॉइंट G। रक्ताल्पता या एनीमिया लौह तत्व की कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या है रक्ताल्पता? क्या होती है ये रक्ताल्पता? तोड़ दीजिए इसको। रक्ताल्पता किसे कहते हैं? रक्तधन अल्पता। रक्तधन अल्पता। रक्त माने खून, अल्प माने कमी यानी खून की कमी। तो रक्ताल्पता मतलब खून की कमी। दूसरा उसका एनीमिया। क्या नाम है? एनीमिया। ये किसी कमी से होता है? जब शरीर में लौह तत्व यानी आयरन Fe, जब शरीर में लौह तत्व यानी आयरन की कमी हो जाती है तब कौन सा रोग होता है हमारा? रक्ताल्पता या एनीमिया। तो हमें ऐसी चीज खानी चाहिए
जिससे हमारे ब्लड में आयरन की कमी न होने पाए। फॉर एग्जाम्पल पालक, हरी पत्तेदार चीज़ पालक, यानी सबसे ज़्यादा आयरन पालक में होता है। यदि हम पालक खाएंगे, पालक का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में रक्त की कमी नहीं होगी और हमको एनीमिया यानी रक्ताल्पता की बीमारी नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये रक्ताल्पता की कमी क्यों होती है? लौह तत्व की कमी के कारण। अगला है फुट एंड माउथ रोग। आपने कम सुना होगा लेकिन रोग है जी। कौन सा है? फुट एंड माउथ। फुट माने पैर और माउथ माने मुंह। तो फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन आएंगे जीवाणु, विषाणु, कवक और एक कोई ऑप्शन और दे देगा। तो जो फुट और माउथ रोग है इसका कारण है वायरस यानी विषाणु। तो फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। अब अन्य रोगों में चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सिलिकासिस, एक रोग का नाम है सिलिकासिस। क्या नाम है इसका? सिलिकासिस। ये किससे संबंधित है? तो सिलिकासिस फेफड़े से संबंधित रोग है। ठीक है ना। या मुझे ध्यान रखना है कि जो सिलिकासिस रोग है वो किससे संबंधित है? तो होगा, हम लिखेंगे फेफड़े से। ठीक है ना। यानी सिलिकासिस फेफड़े से संबंधित रोग है। चलते अगले पॉइंट की तरफ। एक रोग का नाम है अल्जाइमर। क्या नाम है? अल्जाइमर। तो अल्जाइमर में मानव शरीर का मस्तिष्क यानी ब्रेन प्रभावित होता है और स्मरण शक्ति क्षीण होती है। तो एक रोग है अल्जाइमर। तो अल्जाइमर में शरीर का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर प्रभावित होता है मनुष्य का ब्रेन यानी मस्तिष्क। और सीधी बात है, जब ब्रेन प्रभावित होगा तो ब्रेन का संबंध है हमारी लर्निंग मेमोरी से यानी स्मरण शक्ति से, लर्निंग पावर से। तो क्या होगा? हमारी स्मरण शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। तो अल्जाइमर रोग का संबंध है किससे? मस्तिष्क से। ठीक है, यानी ब्रेन से। चलते अगले पॉइंट की तरफ। साइजोफ्रेनिया। कौन सा? साइजोफ्रेनिया क्या है? साइजोफ्रेनिया क्या है? साइजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है। यानी साइजोफ्रेनिया क्या है? क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएंगे, कई रोग आएंगे। तो साइजोफ्रेनिया क्या है? एक मानसिक रोग है यानी एक मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी। चलते अगले पॉइंट की तरफ। बर्ड फ्लू, वर्णन सुना होगा आपने, बर्ड फ्लू। ये बर्ड फ्लू किससे होता है? तो बर्ड फ्लू का मुख्य क्या है? ये होता है वायरस कारण। उस वायरस का नाम है H5N1। तो बर्ड फ्लू रोग का मुख्य विषाणु H5N1 है। यह रोग नामी बर्ड और चिड़िया यानी मुर्गियों और प्रवासी पक्षियों के माध्यम से फैलता है। यानी बर्ड फ्लू फैलता है मुर्गियों के माध्यम से और प्रवासी पक्षी। किसे कहते हैं प्रवासी पक्षी? जो एक देश से दूसरे देश की यात्रा करके हमारे यहाँ आते हैं, यानी कुछ समय प्रवास करते हैं और फिर अपने वापस देश लौट जाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं। जैसे साइबेरिया से आता है, एक देश साइबेरिया है, वहाँ का सारस आता है, उसको साइबेरियस क्रेन, वो ऊपर यहाँ आते हैं, कुछ समय रहते हैं और चले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रवासी पक्षी। तो ये बर्ड फ्लू है। ये बर्ड फ्लू को क्या मुख्य कारण क्या है? ये फैलता किसे? वायरस से, विषाणु से, और किसमें? मुर्गियों में और प्रवासी पक्षियों के माध्यम से यह फैलता है। अगला है एम पॉइंट, अगला है MRI। क्या है? MRI। आप जाते हो हॉस्पिटल में तो कहते हैं चलो इसका वो करा दो, MRI करा दो। तो MRI होता क्या है? MRI का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतरी भाग की जांच करना। MRI में शरीर के भीतरी भाग की जांच की जाती है। किन किन का प्रयोग करके? चुंबकीय क्षेत्र का और रेडियो तरंगों का। किसका? चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों के प्रयोग द्वारा शरीर के भीतर की जांच करना कहलाता है MRI। कहलाता है MRI। एम पर होता है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय। अब है अगला पॉइंट EEG। प्रश्न आता है EEG जो है वो किस संबंधित है? तो EEG क्या है? EEG ये ब्रेन की बीमारियों का पता लगाना। यानी EEG जो टेस्ट होता है उससे हमारे मस्तिष्क या ब्रेन की बीमारी का पता लगाया जाता है। तो EEG
ब्रेन की बीमारियों यानी मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाता है। कौन? EEG। वो था MRI, ये आपका EEG। अब आपका अगला पॉइंट, हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है। इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। दो चीज़ें हैं, हमारा शरीर का अधिकांश भाग किससे बना है? जल से। और इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा है 2/3। अगर टोटल शरीर को मान लो 3, तो उसमें 2 भाग, टोटल 3 में से 2 भाग आपके शरीर में जल है। ठीक है ना? तो हमारे शरीर का अधिकांश भाग किससे बना है? जल से बना है। और मात्रा कितनी इसकी? 2/3 यानी 2/3, यानी कुल 3 मान लो तो 2 भाग उसमें से हमारा जल है। अगला पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगला, वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। अक्सर कोई परीक्षा हो, अगर साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो हड्डियों का एक क्वेश्चन इसमें अवश्य आता है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। और तो आंसर ऑप्शन आएगा 201, 206, 204, 209। तो मानव शरीर में कितनी होती हैं? 206, 206। कितनी? 206 यानी 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो आपस में मिलकर के कंकाल तंत्र का यानी इसके पूरे स्केलेटन यानी पूरे कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। अब मेन इसमें याद रखना है 206, 2 3 या 6 यानी 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, यह था मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के नाम बताइए। एक क्वेश्चन में आ जाता है, या तो हमारे मानव शरीर की पूरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? लार्जेस्ट सबसे हड्डी बोन कौन सी? लार्जेस्ट बोन एंड स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाने वाली फीमर है। कहाँ मिलती है सबसे हड्डी? ये जांघ में होती है। हड्डी का नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। यानी मनुष्य की जांघ होती है घुटनों तक, कमर से लेकर घुटनों तक जी हिस्सा कहलाता है जांघ। और ये हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। लार्जेस्ट बोन और इन अवर बॉडी इज फीमर। ठीक है ना? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है और उसका नाम है कौन सा? फीमर हड्डी। कौन सी? फीमर हड्डी। अब अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ मिलती है? यह मिलती है कान में। कहाँ मिलती है? हमारे कान में। सबसे छोटी हड्डी कहाँ है? ये छोटी हड्डी है हमारे कान में। और उस हड्डी का नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए या मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है जांघ में, उसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर हड्डी। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो पाई जाती है कान में, उसका नाम है स्टेपीस। क्या नाम है? स्टेपीज हड्डी। अब चलते अगला पॉइंट, मनुष्य की खोपड़ी में यानी कहां पर? खोपड़ी में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29 होती है, 29 यानी 30 में एक कम है। पूरे शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? पढ़ाया था अभी मैंने 206 हड्डियां। कितनी? 206 हड्डियां। और केवल ब्रेन में, केवल खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती हैं? एक कम 30 यानी 29 यानी 29 हड्डियां। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29 होती है। अगला पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती? कितनी पसली होती हैं? 12 जोड़ी अर्थात 24 होती हैं। कितनी संख्या होती है? 12 जोड़ी अर्थात 24 होती हैं। कहने का मतलब ये है, ये हमारी पसली हैं यानी 12 इधर होती हैं और 12 इधर होती हैं। तो या तो कह लो कुल पसली हमारी 24 है टोटल, या कह दो 12 जोड़ी यानी 12 लेफ्ट में और 12 राइट में। तो कुल पसली कितनी हो गई? 24 होती हैं। ठीक है ना? ये नीचे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज, शरीर में कुल हड्डियाँ 206
खोपड़ी में 29 है, और पसली कुल हमारी कितनी होती है? 12 जोड़ी यानी 24। ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट चलते अन्य रोग में। पॉइंट यू, नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं जो केराटिन से बने होते हैं। एक तो होता है अंत्य कंकाल यानी हमारे मानव अस्थियों कंकाल, ठीक है ना। और दूसरा जिसमें क्या होती हैं, कितनी हड्डी होती हैं? उसमें होती हैं 206 हड्डियाँ। कितनी? 206। ये डे हमारे नाखून है, ये भी एक तरह से कंकाल ही हैं। तो नाखून कैसा कंकाल है? जो शरीर के बाहर है। तो नाखून क्या है? नाखून है बाह्य कंकाल। क्या है? बाह्य कंकाल है। और नाखून किससे बने होते हैं? नाखून किससे बने होते हैं? आंसर है केराटिन। नाखून किससे होते हैं? केराटिन से। और इसमें क्या है कि इसमें नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। ये प्रश्न आता कभी कभी। क्या कारण है? कि नाखून में नसें नहीं होती। नाखून में नसें नहीं होती। जब नसें नहीं है इस कारण ये संवेदनाओं को ग्रहण नहीं करते और हमको ये नाखून काटो तो दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है ना। तो मेन चीज़ है नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं और ये बने होते हैं किससे? केराटिन से। अगला पॉइंट, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना? 1 मिनट में 72 बार। स्वस्थ मनुष्य अगर है तो उसकी जो पल्स है, जो उसका हार्ट बीट है, कितनी होगी? 1 मिनट में 72, यानी 1 मिनट में उसका हृदय 72 बार धड़केगा। इसका स्वस्थ व्यक्ति का। चलिए अगले पॉइंट में, हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। हृदय में, हार्ट में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में होते हैं कुल 4 कक्ष। हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो हमें टिक लगाना है 4 कक्ष पर। चलते हैं अगला पॉइंट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। यानी हार्ट का पहला प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांट किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ट्रांसप्लांट या प्रतिस्थापन क्या है? एक मनुष्य का हृदय निकाल करके दूसरे के हृदय को में लगा देना कहलाता है ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण या प्रतिस्थापन। एक व्यक्ति का हार्ट निकाल लिया, जो मरणासन है, उसे मरना है तो उसका हार्ट निकाल करके एक जिसको जरूरत है उसके शरीर में हार्ट लगा दीजिए, तो उसे कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट प्रतिस्थापन। तो पहला हार्ट किसने किया था? उसमें क्या था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है ना। पहला पॉइंट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। नाम सुना होगा आपने डायलिसिस का। डायलिसिस क्या करता? क्या डायलिसिस एक ऐसी मशीन है जिसका काम ब्लड को शुद्ध करना है। एक मशीन होती है, तो एक तो उसमें 2 तरह के उसमें लगे होते हैं। एक पाइप में हमारे शरीर में लगा करके, मेन नस में लगा करके वो मशीन में जाता है, और दूसरा मशीन में होता हुआ वापस हमारे इस वाले दूसरे हाथी नस में लगा देते हैं। यानी इधर से हमारा ब्लड गया, मशीन में प्रोसेसिंग हुई, मशीन ही पूरा ब्लड साफ करती है, और साफ करने के बाद दूसरी नली द्वारा हमारी शरीर में पुनः भेज देती है। यानी एक तरफ से हमारा ब्लड निकलता है और दूसरी साइड से वो साफ होकर के हमारे शरीर में एंटर करता है। तो धीरे धीरे कुछ समय में हमारे रक्त का शोधन मशीन वो कर देती है। इस पूरी इसे कहते हैं हम डायलिसिस। अगला पॉइंट, मानव शरीर में रक्त किडनी या वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यानी हमारे शरीर में जो रक्त है उसे कौन शुद्ध करता है? वो एक मशीन होगी, जो वो तो डायलिसिस एक भारी प्रक्रिया है, वो तो मशीन द्वारा शुद्ध की जाती है। लेकिन हमारे शरीर में एक अंग है, उसका काम ब्लड को साफ करना है। उस क्या नाम उसको बोलते हैं? किडनी या वृक्क। तो मानव शरीर में रक्त किडनी या वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यानी किडनी या रक्त का काम ही है अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलना। और जब किडनी खराब हो जाती है, अब किसी किडनी खराब हो जाती है, यानी वो अशुद्ध रक्त को शुद्ध में नहीं बदल पाती,
तब फिर डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। क्योंकि किडनी जो कम किडनी करना चाहिए था, फिर वो कार्य मशीन द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ना डायलिसिस। अगला पॉइंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर है। प्रश्न आ जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर या यकृत। हिंदी में बोलते हैं यकृत और इंग्लिश में बोलते हैं लिवर। तो प्रश्न आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम बताइए। तो क्या है? वो होता है हमारा यकृत। हमारा यकृत या इंग्लिश में बोले तो लिवर। लिवर सबसे बड़ा अंग है मनुष्य का ग्रंथ, ठीक है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन? लिवर या यकृत। अगला पॉइंट है मानव शरीर में पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन का स्राव अग्न्याशय द्वारा, टॉयलिन का स्राव लार ग्रंथियों द्वारा तथा पेप्सिन का स्राव आमाशय द्वारा होता है। यानी मानव शरीर में पाचक रस हुए कुल 3 हैं। जो पाचक रस मतलब जो रस हम भोजन करने के बाद फिर हमारे भोजन मिलते हैं ताकि हमारे भोजन का पाचन हो जाए। तो कुल 3 रस बताए गए इसमें। पहला है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा रस है आपका टॉयलिन, कौन सा? टाइलिन, और तीसरा रस है आपका पेप्सिन। 3 रस बताए गए पाचक एंजाइम, ट्रिप्सिन, टॉयलिन और पेप्सिन। ये 3 जो है आपके पाचक एंजाइम है, क्या है ये तीनों? पाचक, यानी भोजन को पाचन करने में इसके ये मदद करते हैं और इनका स्राव भी अलग अलग अंगों द्वारा होता है। यानी ट्रिप्सिन का स्राव कौन करता है? अग्न्याशय। ट्रिप्सिन कौन स्राव करता है? ट्रिप्सिन जो पाचक रस है इसका स्राव कौन करता है? अग्न्याशय। टॉयलिन का स्राव करती हैं हमारे लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि क्या होती है? हमारे मुख में है। तो टॉयलिन का स्राव करती हैं लार ग्रंथियां तथा पेप्सिन का स्राव करता है हमारा आमाशय, जिसको हम कहते हैं पेट भी कहते हैं पेट। तो पेप्सिन का स्राव कौन करता है? आमाशय। तो ट्रिप्सिन का स्राव करता है अग्न्याशय, टॉयलिन का स्राव करती हैं लार ग्रंथियां और पेप्सिन का स्राव करता है हमारा आमाशय, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला पॉइंट। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह एक प्रोटीन है, इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन कई क्वेश्चन आ गए। पहली बात क्वेश्चन आता है कि रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? रक्त का जो ब्लड का हमारा लाल कलर है वो किसके कारण होता है? तो उसका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा, रक्त क्या है? तो यह एक क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? यह एक क्या है? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या? एक प्रोटीन है। और करती क्या हीमोग्लोबिन? ये ऑक्सीजन O2 का परिवहन, O2 का हमारे शरीर में संचरण कराती है। कौन? ये आपकी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यक होती है? यानी किसके द्वारा हीमोग्लोबिन बनता है? ये बनता है हमारा आयरन के द्वारा। किसके द्वारा? आयरन के द्वारा। जो 4 चीजें आ गई। पहली बात, जो रक्त का लाल रंग है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, और हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आयरन यानी Fe आवश्यक होता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट डी की तरफ। देखिए मानव शरीर के ब्लड में क्या होता है? मानव शरीर का जो ब्लड है उसमें 2 तरह की कणिकाएं होती हैं। पहला होता है लाल रक्त कणिकाएं और दूसरी होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। जो मानव का ब्लड है उसमें 2 कणिकाएं होती हैं। पहली होती है लाल रक्त कणिकाएं और दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। यानी लाल रक्त कणिका बोलते हैं हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। यानी क्या बोलते हैं लाल रक्त कणिकाओं को? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। एक होती है हमारे पास, दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, उनको बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं उनको? WBC यानी वाइट ब्लड सेल।
2 कणिकाएं होती हैं। तो वही है अगला पॉइंट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी तथा श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी होती हैं। एक आरबीसी होती है शरीर में, ब्लड में, दूसरी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। अगला पॉइंट है, अब इन्हें कार्य क्यों है, आरबीसी क्या करती है और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इसके अगला पॉइंट में है। आरबीसी का कार्य शरीर में ऊर्जा उत्पादन करना है। जो आरबीसी का मेन कार्य है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, इन्हें कार्य है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, शरीर में एनर्जी प्रदान करना। तो शरीर में क्या करती है, ये ऊर्जा उत्पादन करती हैं। इसके लिए ये सदैव ग्लूकोज पर निर्भर करती हैं। यानी ये ऊर्जा कैसे बनेगी, किसके क्या लेती हैं, ये लेती हैं ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज द्वारा आरबीसी एनर्जी का निर्माण शरीर में करती है। क्लियर हो गया। जो आरबीसी है इसका काम है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना, और इसके लिए ये ग्लूकोज पर निर्भर हैं। कौन, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं। और अगला है डब्ल्यूबीसी का कार्य शरीर की विभिन्न रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करना है। ये डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल क्या करती हैं, यानी श्वेत रक्त कण क्या करती हैं, इन्हें कार्य है शरीर को रोगाणुओं से बचाना, शरीर को रोगों से बचाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आता है। या तो पूछ लेंगे लाल रक्त कणिकाओं का शरीर में क्या कार्य है, या पूछ लेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं का शरीर में क्या कार्य है। तो आरबीसी से कार्य आ गया शरीर को एनर्जी ऊर्जा प्रदान करना, वो इसलिए चाहिए उनको ग्लूकोज। और डब्ल्यूबीसी से कार्य है शरीर को रोगों से बचाना, यानी रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करना। अब चलते हैं अन्य रोगों में पॉइंट अगले की तरफ, जी की तरफ। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, यानी रक्तचाप को बोलते हैं इंग्लिश में बीपी यानी ब्लड प्रेशर। रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। ये जानते होंगे आप, रक्तचाप बोलते हैं बीपी। तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर भी एक आम समस्या है। किसी का ज़्यादा बीपी हो जाता है तो किसी का बीपी कम हो जाता है। ज़्यादा बीपी हो जाता है कहते हो ये नमक छोड़ दो, और कम बीपी होता है तो कहते थोड़ा नमक खाइए। तो लेकिन स्वस्थ मनुष्य का आ जाता है बीपी नापें, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बीपी। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर नापा जाए तो 2 तरह का आता है, एक आता है सिस्टोलिक और दूसरा आता है डायस्टोलिक, यानी 2 होता है। तो उसमें नॉर्मल माना गया है 120 to 80, 120 और 80 को नॉर्मल माना गया है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि स्वस्थ मनुष्य का बीपी या रक्तचाप कितना होता है, 120/80, यानी कम होगा तो 80 तक और मैक्सिमम 120 तक। यदि 120 से ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब उसका बीपी हाई है। अगला पॉइंट, रक्त दाब मापने का यंत्र स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, जो होता है नापने का, जो होता है जिस ब्लड प्रेशर नापते हैं, हाथ बांध देते हैं फिर उसको पंप द्वारा हवा भरी जाती है। तो उस यंत्र क्या नाम है जिससे हम बीपी मापते हैं, उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर जो बीपी नापने के काम आता है। अगला पॉइंट, रक्त वर्ग। देखिए ब्लड ग्रुप तो कई होते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, हम जैसे ऐसा नहीं हो सकता हम किसी का ब्लड किसी में चढ़ा सकें, ठीक है ना। जैसे ए पॉजिटिव वाले का ए नेगेटिव भी नहीं चढ़ा सकते, या बी पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव का रक्त नहीं चढ़ा सकते। इनका इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ये ग्रुप अलग होते हैं। जैसे पर ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव भी होता है, ए बी होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी, और ओ होता है। ये होता है ब्लड ग्रुप। यानी उसे जिस ग्रुप का व्यक्ति है उसको उसी ग्रुप का रक्त वो दे सकता है और उसी ग्रुप का रक्त वो ले सकता है। यानी ए पॉजिटिव वाला है तो ए पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकता है अपना, या ए पॉजिटिव वाले से रक्त ले सकता है। या मान लीजिए कोई बी पॉजिटिव वाला है तो बी पॉजिटिव वाले से रक्त ले सकता है और बी पॉजिटिव वाले से ले सकता है। ये अन्य में भी है, लेकिन 2 एक स्पेशल हैं। 2 ब्लड ग्रुप को स्पेशल ब्लड ग्रुप माना गया है। कौन कौन से? पहला ब्लड ग्रुप ओ
और ब्लड ग्रुप ए बी। ये दो स्पेशल ब्लड ग्रुप हैं। और क्यों हैं बताते हैं आपको भी। ब्लड ग्रुप ओ सार्वत्रिक दाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लड ओ क्या सार्वत्रिक दाता होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ा सकते हैं। मेन पॉइंट है जो ब्लड ग्रुप ओ है वो आपका सार्वत्रिक दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो समझिए उसको बोलते हैं सार्वत्रिक दाता। दाता मतलब दान करने वाला, किसी को भी दे सकता है दाता। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब सभी को, सार्वत्रिक मतलब सभी को, दाता माने देने वाला। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। समझ गए बात को। यानी चाहे ए पॉजिटिव हो, चाहे ए नेगेटिव हो, चाहे बी पॉजिटिव हो, चाहे बी नेगेटिव हो, कोई भी ब्लड ग्रुप सही। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो मुझे देने के लिए चेक की जरूरत नहीं है, मैं बस किसी को अपना ब्लड दे सकता हूं। ठीक है, बात समझ आई। यानी ब्लड ग्रुप ओ है उसको सार्वत्रिक दाता माना गया है। यानी ओ ब्लड ग्रुप वाला अपना रक्त किसी को भी दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को। ठीक है ना। दूसरा स्पेशल वर्ग होता है ए बी। कौन सा? ए बी, रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप ए बी। ये प्राप्त करता है, ये सार्वभौमिक प्राप्त करता है। उल्टा है दोनों। ब्लड ग्रुप ओ तो सार्वत्रिक दाता है और ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी क्या है? ये सार्वत्रिक सार्वभौमिक प्राप्त करता है। यानी अर्थात सभी वर्ग का रुधिर प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। बस भाई, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी भी का भी, यानी चाहे ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, वो सभी का रक्त ले सकता है। और ओ वाला किसी को अपना ब्लड दे सकता है। अंदर समझिए, ब्लड ग्रुप ओ दाता है, सबको दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ए बी वाला सार्वत्रिक ग्राही है, यानी सबका ब्लड ले सकता है। तो दो स्पेशल ब्लड ग्रुप है, रक्त वर्ग ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। ओ कहा गया है सार्वत्रिक दाता और ए बी को कहा गया सार्वत्रिक ग्राही। यानी ब्लड ग्रुप ओ वाला सभी को अपना ब्लड दे सकता है और ए बी वाला सभी से ब्लड ले सकता है। अगला पॉइंट, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आता है आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकता खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसलिए इन्हें आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहते हैं। ये प्रश्न आता है कि आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन दे दे, बहुत क्लियर परीक्षा में आता है कि आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो हम उत्तर लिखेंगे, टिक लगाएंगे किस पर? मेंडल पर, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल पर। ठीक है ना। और यह आनुवांशिक खोज किसने की थी? तो भी ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी जहां भी आनुवांशिकता का जिक्र होगा वहां मेंडल का नाम अवश्य आएगा। अगला पॉइंट, मेंडल ने अपने वंशागत नियमों का, यानी मेंडल ने नियम बनाए थे, नियम प्रतिपादित किया था किसका? वंशागति के नियम। तो मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था? ये आता है चना, मटर, गेहूं, जौ। तो मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादन करने के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। यानी मेंडल ने जितने प्रयोग किए हैं वो सारे किस पौधे पर किए हैं? मटर के पौधे पर। ध्यान रखिए, मटर परीक्षा में आता है ऑप्शन में ये कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए। हम लगाएंगे किस पर? मटर के पौधों पर। अब आपका अगला पॉइंट, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। जितने भी जीव हैं वो अपने लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण, वो संतान में कैसे बन जाते हैं? उनके क्रोमोसोम द्वारा, जिनको हम गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में किससे बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स द्वारा। किस द्वारा? क्रोमोसोम्स द्वारा। अगला पॉइंट, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई क्या है? हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई जीन है। क्या है? जीन। हमारे शरीर में आनुवांशिकता इकाई क्या है? हम टिक मारेंगे किस पर? टिक करेंगे जीन पर।
अगला पॉइंट देखिए, प्रत्येक जीवधारी में क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य में यह संख्या 46 है। चाहे कोई भी जीवधारी सही, प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या फिक्स है। मनुष्य में कितनी है? मनुष्य में है 46, या कह सकते हैं 23 जोड़े। एक ही बात है, समझिए बात को। 23 जोड़ा है या 23 जोड़ा मतलब 23 धन 23 यानी 46। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स? 46 होते हैं या 23 पेयर। 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े दैहिक गुणसूत्र, जो एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। जो टोटल बताए थे मैंने 23 जोड़े, 46 मतलब 23 जोड़ा। तो 23 जोड़े में जो 22 जोड़े होते हैं वो तो निर्धारित करते हैं दैहिक गुणसूत्र। वो शरीर, क्यों दैहिक माने शरीर का, वो शरीर को वो शरीर को निर्माण करते हैं। इस मान लिए जो 23 जोड़े में जो 22 जोड़े होते हैं वो शरीर का बनाते हैं, और जो 23वां जोड़ा है एक जोड़ा वो करता है लिंग गुणसूत्र होता है। यानी वो निश्चित करता है वो जोड़ा कि होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी। जो 23वां जोड़ा है आपका वो फिक्स करेगा आपकी संतान लड़का होगी या लड़की होगी। बाकी 22 जोड़े निश्चित करते हैं आपके दैहिक गुणसूत्र, यानी वो शरीर की रचना में भाग लेते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो भाग लेता है लिंग वो लिंग का निर्धारण करता है कि संतान लड़का है या लड़की। अगला पॉइंट, पुरुषों में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र XY तथा महिलाओं में एक ही प्रकार के लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। यानी पुरुषों में तो होते हैं, मेल में पुरुषों में होते हैं XY। पुरुषों में कौन गुणसूत्र होते हैं? XY, और महिलाओं में सेम दोनों XX। ठीक है ना? पुरुषों में दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं यानी XY, जबकि महिलाओं में एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं XX। अगला पॉइंट, गुणसूत्र प्रोटीन तथा DNA से बने होते हैं। ये गुणसूत्र होता है ना कि 46 होते हैं, ये बनते किससे गुणसूत्र? तो ये गुणसूत्र बनते हैं प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से तथा DNA से। गुणसूत्र प्रोटीन तथा DNA से बने होते हैं। DNA क्या होता है? DNA की फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होती है DNA? डीऑक्सी राइबोस, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड, यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना? तो गुणसूत्र प्रोटीन तथा DNA से बने होते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? उसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है। जिंक यानी Zn। ये कहते हैं ना कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि तो शर्करा तो उसमें होती है, यानी शर्करा तो है ही उसमें, लेकिन मेन जो खतरनाक जो है कंपाउंड वो है आपका पदार्थ आपका जिंक की मात्रा यानी Zn की मात्रा अधिक होने के कारण चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला पॉइंट, मानव मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1.46 किलो होता है, यानी लगभग 1.5 किलो कह सकते हैं। कितना? 1.5 किलो से थोड़ा सा कम। तो मानव के मस्तिष्क का यानी उसका ब्रेन का पूरे मस्तिष्क का जब वजन किया जाए तो निकलेगा 1.46 किलोग्राम। अगला पॉइंट, शिशु अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है। यानी बात की है शिशु की, छोटे बच्चे की, तो छोटे बच्चे में हड्डी होती है कुल 300। कितनी होती है? 300। लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है तो उसमें क्या होती है? हड्डी आपस में जुड़ती जाती हैं, तो उसकी संख्या कम रह जाती है और संख्या रह जाती है 206। यानी कहने का मतलब यह है कि लगभग 94 हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, 94 हड्डियाँ कम हो जाती हैं। तो सीधी सी 2 प्रश्न हो गए कि शिशु अवस्था में कुल हड्डी संख्या होती है 300 और वयस्क में होती है 206। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है हड्डियों वाला कि वयस्क में कुल कितनी संख्या होती है और बच्चों में कितनी संख्या होती है। तो ये नहीं कि सीधे टिक दिख गया 206 लगा दिया जाए। पढ़ लेना कि बच्चों का पूछ रहा है या वयस्क का पूछ रहा है। तो बच्चों में हड्डी होती हैं 300 और वयस्क में होती हैं 206 हड्डियाँ। हड्डियाँ कम होने का कारण ये है कि कई हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं, तो इसकी संख्या
कम रह जाती है बाद में वयस्क होने पर। अगला पॉइंट, अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। यानी जहाँ दो हड्डी आपस में जुड़ती हैं उसको कौन जोड़ता है? दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं लिगामेंट। जैसे ये हाथ में एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, तो ये कौन जोड़ रहा है सर? इसको दो हड्डी जोड़ रहा है, ये लिगामेंट। यानी हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट, आंख का रंग कॉर्निया में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आंख का जो कलर है किस पर डिपेंड है? वो कॉर्निया में मौजूद वर्णक पर। किसी की आंखें नीली होती है, किसी की आंखें एकदम काली होती हैं, कहते किसी की कंजी होती हैं। तो ये आंखों का एक अलग कलर है, वो किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है वर्णक पर। और वर्णक कहाँ होता है? आंख की कॉर्निया में। चलते अगला पॉइंट, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है और कौन सी नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, और थायराइड ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। यानी पीयूष ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये अधिवृक्क, पीयूष और थायराइड ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। जबकि अगला पॉइंट अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो तिल्ली या प्लीहा एक अंग होता है, सभी से होते हैं तिल्ली या प्लीहा, ये अंतःस्रावी प्लीहा या तिल्ली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलते अगला पॉइंट, किडनी के मूलभूत निर्माण और कार्य की इकाई क्या है? जो किडनी है उसके निर्माण की इकाई क्या है? वो नेफ्रॉन। यानी किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन समझ लीजिए फिल्टर। जिस तरह हमको चाय छाननी है, चाय में क्या पत्ती अशुद्धियाँ हैं, पत्ती है, अदरक पड़ा हुआ है, तो क्या करते हैं? फिल्टर से छान लेते हैं, नीचे हमारी शुद्ध चाय आ जाती है। तो किडनी काम भी ये है कि ब्लड में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उनको अलग करके उसको शुद्ध करना, और कुछ अशुद्धियाँ जैसे यूरिया वगैरह को इसको नीचे पास करना। तो ये किसके अंदर होता है? इधर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन माने मान चलिए फिल्टर मान लीजिए, नेफ्रॉन माने किडनी के अंदर उपस्थित फिल्टर। तो किडनी के कार्य की क्या इकाई है? नेफ्रॉन। अगला पॉइंट, औषधि पौधे होते हैं सर्पगंधा, अश्वगंधा, कुचला, इसका कौन सा भाग उपयोगी है? परीक्षा में आता है, जड़ है, तना है, फल है, फूल है, कौन सा भाग काम आता है औषधि पौधे का? तो सर्पगंधा, अश्वगंधा और कुचला इसका उपयोग भाग है जड़। यानी इनकी तीनों की जड़ काम आती है औषधि में। किन किन की? एक सर्पगंधा की, अश्वगंधा की और कुचला का। इन तीनों का उपयोग भाग है जड़। अगले औषधि पौधे हैं आपके अफीम, धतूरा और आंवला। अफीम, धतूरा और आंवला, इसका उपयोग भाग क्या है? इसका उपयोग भाग है फल। आंवला तो आपने देखा ही होगा, फ्रूट हरा हरा होता है। तो आंवला, अफीम और धतूरा इन तीनों का औषधि उपयोग भाग है, इसका फल है। अगला क्विनीन। क्विनीन यानी मलेरिया की दवाई। ये मलेरिया दवाई क्या है? ये है क्विनीन। इसका उपयोग क्या है? छाल। यानी क्विनीन की छाल काम में आती है मलेरिया को खत्म करने के लिए। तो क्विनीन का उपयोग क्या है? उसकी छाल। और एक है एफेड्रा, एक औषधि पौधा है, इसका नाम है एफेड्रा। एफेड्रा का उपयोग भाग है आपका तना। तो ये प्रश्न ये आ जाता है कि निम्न औषधि पौधे का कौन सा भाग उपयोगी है? यानी किस भाग का उपयोग किया जाता है? भाई पौधे कई भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती भी है, फल भी है, फूल भी है। तो कौन सा पार्ट है वो औषधि काम आता है? तो सर्पगंधा, अश्वगंधा, कुचला का जड़ है, अफीम, धतूरा और आंवला का फल है, क्विनीन का उपयोग विभाग छाल है और एफेड्रा का विभाग तना है। इस पर आपका सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 9 मानव शरीर स्वास्थ्य आपका पूरा हुआ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल आर.के. सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।